स्वागत है एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों का टेक पाठशाला के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। आज इस टॉपिक को हम डील करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी जो सेगमेंट है वो हो चुका है विंड एनर्जी से रिलेटेड। आज पार्ट सेकंड की बारी है। पार्ट सेकंड में हम डाटा रिलेटेड टू विंड एनर्जी इस चीज़ को लेकर जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया की, तो अभी सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। हालांकि कई बार इसका रिवाइजेशन मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये जो बात है बेटा जी, ये बात है सितंबर 2025 की। स्पेसिफिक अगर हम डाटा ले लें 11 सितंबर, तो इस पर्टिकुलर डेट को इंडिया ने क्रॉस कर दिया 250 गीगावाट। अब सवाल पैदा होता है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। हम बात कर रहे हैं नॉन फॉसिल इंस्टॉल कैपेसिटी की, मतलब जहां हम फॉसिल फ्यूल को यूज ही नहीं करेंगे, फॉसिल फ्यूल के बिना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। 2030 में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 2030 में 500 गीगावाट हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनसे क्या रखा है, एम रखा है। तो आप खुद देखिए, यदि हम बात करें कि फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग 250 गीगावाट, इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी में 250 गीगावाट अचीव कर चुका। सितंबर में ही हमने ये अचीव कर लिया, वो भी 2025 में। मतलब अब बचे हुए 5 सालों में 250 और अचीव करना है। तो अब आप बोलेंगे सर ये फैक्ट तो हमें पता है, ये रियल डाटा कि इंडिया नॉन फॉसिल इंस्टॉल कैपेसिटी क्रॉसेस 250 गीगावाट माइलस्टोन, ये माइलस्टोन है। हालांकि हमको 2030 में हमको 500 गीगावाट जो है वो इंस्टॉल करना है। मतलब इतना रिन्यूएबल एनर्जी से हमको एनर्जी लेनी है। इसमें से यदि हम देखें कि आज के डेट में हमने 5 साल पहले ही 250 हाफ अचीव कर लिया है। चलिए जरा देखिए, इस 250 गीगावाट में 1 to 3 गीगावाट सोलर पैनल, मतलब सोलर एनर्जी से हमको मिल रहा है। ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी ये नंबर 1 पोजीशन पर है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि 250 गीगावाट में से 1 to 3 गीगावाट तो सोलर एनर्जी से था, वो देखिए विंड। हमारा यही चीज मुझे आपको बतानी थी, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रखिएगा ये चीज कि 250 गीगावाट में से 52 गीगावाट, मतलब 21%, अगर हम परसेंटेज में देखें तो यही है विंड एनर्जी का इंस्टॉल पावर। याद रहेगा ये चीज कि 2025 में हम कितना गीगावाट विंड एनर्जी को इंस्टॉल कर चुके हैं या यूज कर चुके हैं। तो आंसर है 52। तो आपको ये दो डाटा मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांगली जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर आपसे मान लो कभी अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये तो सोलर एनर्जी से पूछेंगे या तो विंड एनर्जी से पूछेंगे। तो ये मैंने आपको रियल हकीकत बता दी। इसमें बायोमास एनर्जी भी देख लें तो 11.60, ये बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहा हूं। तो दो क्वेश्चन कि करंट में क्या है ना, विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है करंट में क्या है, ध्यान रखिएगा। और फ्यूचर में क्या होना है, तो फ्यूचर में क्या होना है इस पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फैक्ट को थोड़ा देखिए। MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यही प्रमोट करती है और रेगुलेट करती है इंडिया में, चाहे सोलर कैपेसिटी को आगे बढ़ाना हो चाहे विंड एनर्जी कैपेसिटी को। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, MNRE की। अब इसी में आप देखिए राजस्थान जो है आज के टाइम पे, एट अ करंट टाइम पे, तो राजस्थान ने 2025 में विंड एनर्जी के थ्रू इतनी पावर इंस्टॉल कर रखी है। अब दरअसल में दो गाइडलाइन है, अगर आप नेट पे खंगाल के देखेंगे तो पहली गाइडलाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो कहता है 5.2, है ना। और एक और जो है ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो है, जो स्पेसिफिक हर एक स्टेट के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है उस पर
रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका कहना है 7.7। तो हम इन दोनों का बीच का कॉम्बो ले लेते हैं, मतलब 5.2 से 7.7 गीगावाट। ये 2025 में राजस्थान ने अचीव कर लिया है। वो भी किससे अचीव कर लिया है? विंड एनर्जी कैपेसिटी से। ध्यान रखिएगा ये चीज। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम बात करें कि 2030 में, तो 2030 में जो राजस्थान है वो कितना अचीव करना चाहेगा? तो 25 गीगावाट। लेकिन यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये 25 गीगावाट है, इसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों कंबाइन है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड फॉर्म। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान में आपको ही पता है कि जो लैंड एरिया है और स्ट्रांगली जो विंड है, मतलब टेम्परेचर भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, विंड का फ्लो भी हमको मिलता है, जिस वजह से हम हाइब्रिड मोड में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी 2030 में कितना अचीव करेंगे? 25 गीगावाट। मिक्स्ड प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बन जाएगी ये चीज। चलिए आगे बात करते हैं। नेशनल विंड एनर्जी मिशन कब आया था भाई? तो नेशनल विंड एनर्जी मिशन, जैसे कि आपको पता है, विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए 2010 में, और इसी टाइम पे हमने ये रखा था कि हम 140 गीगावाट जो है ये 2030 तक विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी हासिल कर लेंगे। तो विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी हासिल करने की बात सोचिए 2010 से ही हो रही है, जब से हमने इस मिशन को लॉन्च किया था। याद रहेगा? तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। अब इसके जस्ट बाद में अगर हम बात करें कि टॉप मेजर कंट्री के नाम बताइए जो विंड एनर्जी में सबसे बेहतर वर्क या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो विंड एनर्जी में जिसने सबसे बेहतर फंक्शन परफॉर्म किया है, द नेम इज चाइना, नंबर 1। सेकंड वन यूएसए, थर्ड वन जर्मनी। इंडिया की रैंकिंग जो है, ये आपको याद रखना है बेटा जी, कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में नंबर 4 पर है। ये पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। डेनमार्क स्पेसिफिक वो कंट्री है जिसको पवन चक्कियों का देश कहते हैं। मतलब डेनमार्क पायोनियर कमर्शियल विंड प्रोजेक्ट इन द लेट 19th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मतलब विंड एनर्जी का कमर्शियल यूटिलाइजेशन शुरू किया था सबसे पहले किसने? डेनमार्क ने। पायोनियर का मतलब ये होता है अग्रदूत, जिसने शुरू किया। इसके बाद अगर इंडिया की हम देखें, तो इंडिया से रिलेटेड यदि हम देखेंगे तो नंबर 1 पोजीशन पर हमको गुजरात देखने को मिलता है विंड एनर्जी में, और ये रही उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी। और बताया ये जा रहा है कि गुजरात का जो सी शोर है, गुजरात के जो किनारे हैं, है ना, जो मैराइन एरिया है, समुद्री एरिया है, वहाँ विंड का जो फ्लो है, एयर का जो फ्लो है, वो काफी बेहतर है इस इलेक्ट्रिसिटी या इस एनर्जी के सर्वाइवल के लिए। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पोजीशन पर राजस्थान। नाउ सेकंड नंबर पर तमिलनाडु। अगर आप देखेंगे 11830 मेगावाट, जस्ट वेरी शॉर्ट, है ना। तीसरे नंबर पर है कर्नाटका 7715। और लीजिए राजस्थान हमारा और आपका, इसका नंबर कौन सा है बेटा जी? 4th नंबर है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज 7715। अब आप देखिए दोनों सिमिलर, मतलब 4th पोजीशन पर कर्नाटका भी हम बोल सकते हैं अगर राजस्थान को 3 बोल दिया जाए, क्योंकि दोनों की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो बराबर है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि कर्नाटका को कुछ बुकलेट जो है वो नंबर 3 पोजीशन पर लेते हैं, कुछ बुकलेट राजस्थान को नंबर 3 पर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है विंड एनर्जी से। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब कभी भी क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि राजस्थान का नंबर कितना है, आपको क्वेश्चन आएगा कि वाई राजस्थान इज सुपीरियर, क्यों राजस्थान आगे है विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी में। तो आंसर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओपन ग्राउंडेड। यहाँ का जो ग्राउंड है वो डेजर्ट की वजह से, रेत की वजह से जो है वो काफी लंबा है। तो इस तरह से हजारों जो हैं वो पवन चक्कियां या विंड माइल्स प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रॉन्ग विंड है। ये स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब है ये वे विंड की कैपेसिटी है जो कि ब्लेड को, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है विंड माइल में से, उसको सर्कुलेट कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ठीक है, इस तरह से। तो ये थोड़ी सा फैक्ट आपको याद रखना है। मुझे मालूम है इस फैक्ट पे आप परेशान होते, तो दोनों की मैंने ये इंस्टॉल कैपेसिटी लिख दी है, और ये अभी 25 का ही डाटा है। अगर आप चेक करना चाहें तो नेट पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एजेंसी कौन सी है जो विंड एनर्जी पर कंट्रोल रखती है? आंसर है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। टोटल विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है आज की डेट में, अब भी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताई, 52 गीगावाट। सितंबर 2025 का हमने डाटा लिया, जिस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई। ये 52 देखिए टॉप पे लिखा ना, विंड एनर्जी, इस तरह से। और ग्रोथ बात करें तो 4.15% की ग्रोथ है, हाइक है। और सबसे लास्ट में है 2030 तक हमने कितने का टारगेट रखा है विंड एनर्जी से अचीव करने का? 140 गीगावाट। याद रखिएगा ये चीज। इसी में आगे चलते हैं जब हम, तो नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी आई थी 2018 में। किसके लिए आई थी? राजस्थान के लिए। क्यों आई थी राजस्थान के लिए? क्यों? क्योंकि राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहां पर टेम्परेचर भी बेहतर है अन्य स्टेट की तुलना में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एयर फ्लो है विंड एनर्जी के सर्वाइवल के लिए, वो भी अदर स्टेट की तुलना में यहाँ पर बेहतर है। तो इसी वजह से हाइब्रिड पॉलिसी आई। हाइब्रिड का मतलब ये, जो कि विंड और सोलर दोनों पावर प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए कोई स्टेट चुना गया, उसमें राजस्थान नंबर 1 पर है। 2018 में ये पॉलिसी आई थी। बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं। नाउ सेकंड वन, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। जैसे नेशनल सोलर एनर्जी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट इंडिया में है, ठीक है, गुड़गांव में है, याद करिए। उसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, नीवे बोलते हैं, ये चेन्नई में है, जो विंड पावर कैपेसिटी के लिए या विंड पावर को डेवलप करने के लिए वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको इरडा कहते हैं, ये उसकी स्टार्टिंग डेट है कि कब बना था इरडा, 11/3/87। टाइम पीरियड याद रखिएगा, राजीव गांधी जी का है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये फाइनेंशियल आउटपुट देती है। मतलब किसी भी स्टेट को या किसी भी सिटी को यदि रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करनी है, तो वो इरडा एक बैंक है जिससे लोन ले सकता है। लेकिन इरडा बैंक लोन देगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के ऑब्जेक्ट या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस की प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नो डाउट ये फाइनेंशियल असेसमेंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, लोन सपोर्ट देता है, लेकिन किसके लिए? आंसर है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के लिए। याद रहेगा ये चीज इस तरह से। ठीक, आगे भी पहले भी कई बार ये चीज बता चुका हूं, एक बार फिर से फाइनली ये चीज आप देख लीजिए, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि रिन्यूएबल एनर्जी में यदि हम बात करें कि सोलर एनर्जी में हमारा नंबर कितना है बेटा जी? नंबर 3rd है। टारगेट कितना रखा है हमने 2030 में? याद रखिएगा 280। विंड एनर्जी में हमारा नंबर कौन सा है? नंबर 4। टारगेट कितना रखा है 2030 में? 140। और चाइना नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट है, जर्मनी नंबर 3 है, इंडिया नंबर 4 पोजीशन पर है विंड एनर्जी में। ये हमने बात करी थी। इसी तरह से सोलर एनर्जी में भी चाइना नंबर 1 पर है, जैसा कि विंड एनर्जी में है यूनाइटेड स्टेट नंबर 2 बोथ में, दोनों में। और यहाँ जापान नंबर 3 पे आ जाता है सोलर में, और जर्मनी नंबर 3 पे आ जाता है विंड में। तो हमको यही याद रखना है। अगर हम हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इंडिया का नंबर इसमें 5th है। बेसिक डाटा है जो आपको ऑलरेडी पता है। अब यहां से शुरू होती है थोड़ी सी आपकी कहानी। बहुत सारे ये विंड फार्म को लगाकर या पवन चक्कियों को लगाकर, ये बहुत सारे, एक ये पूरा का पूरा फर्म तैयार हो जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, उस जगह को हम विंड फार्म कहते हैं। और विंड फार्म में जो टरबाइन होती है, हर एक पवन चक्की के अंदर एक टरबाइन होगी, जिसमें ये ब्लेड घूमते हैं, तो उनको क्या मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और फिर फाइनल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं कौन? पवन चक्कियां या विंड माइल्स, वो टरबाइन की हेल्प से करती हैं। तो अब यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, हमेशा याद रखिएगा। एक है ऑफशोर विंड फार्म,
और एक है ऑन शोर विंड फार्म। इसको मैं बहुत आराम से समझा देता हूँ, हालांकि ये आपको भी बहुत आराम से समझ में आ चुका होगा अगर कभी ना कभी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। यदि आप अच्छे से सुनिएगा, यदि आप ओशियन, ओशियन का मतलब होता है मैराइन रीजन या समुद्र, या कोई बड़ा सा जो है वो नदी है, कोई बड़ा सा वाटर का सॉल्यूशन है, या कोई बड़ा सा वाटरी एरिया है, मतलब कुल मिला के बड़ा सा जो एक्वाटिक रीजन है, जैसे समुद्र हो गया, लार्ज ओशियन है, इनकी सराउंडिंग में जो विंड बह रही हैं, इनकी हेल्प से यदि आप इन चीजों को, मतलब पवन चक्कियों को लगाकर टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं, मतलब ओशियन की हेल्प से, सी की हेल्प से यदि पवन चक्कियां घूमती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो फिर हम इसको कहते हैं ऑफ शोर विंड फार्म। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और जनरली हमने कॉन्सेप्ट सुन रखा है कि जो टेरेस्ट्रियल रीजन होते हैं, जो थल वाले क्षेत्र होते हैं, है ना, यदि यहाँ पर हम पवन चक्कियों को लगाते हैं, जैसे हम कहाँ पर पवन चक्कियों को लगा दें, जैसे हमने पहाड़ों पर लगा दिया, पर्वतों पर लगा दिया, और फिर हम क्या करते हैं कि पवन चक्कियों की हेल्प से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही कहलाता है दरअसल में ऑन शोर विंड फार्म। मतलब ऑन शोर विंड फार्म में सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि लैंड की हेल्प से, लैंड में जो एयर है, लैंड में जो एयर बह रही है, या लैंड में जो एयर है, इसकी हेल्प से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑन शोर। और यदि हम सी की सहायता से, ओशियन की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करते हैं तो उसको ऑफ शोर कहते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बन जाएंगी चीजें। अब चलते हैं मुद्दे की चीज की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, विंड स्पीड इंक्रीज विथ हाइट ड्यू टू रिड्यूस सरफेस फ्रिक्शन। अभी मैं आपको ये साफ साफ समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप समझिए कि जनरली जो भी पवन चक्कियां होती हैं, जो भी विंड फार्म होते हैं, अच्छे समझिएगा, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए, और इसको मैं अलग कर दे रहा हूं इस तरह से। अब आप खुद देखिए जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? हाँ, सबसे पहले ये इतनी सी कहानी है कि सबसे पहले हम कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा जी? ऑन शोर। ऑन शोर का सीधा सीधा सा मतलब है कि लैंड में यदि हम विंड फार्म को इंस्टॉल करते हैं और लैंड के सराउंडिंग में जो एयर है उसकी हेल्प से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो ऑन शोर कहलाता है। तो ऑन शोर में आप देखिए अच्छे तरीके से 2029 में, मतलब 2019 में, सरफेस से जो हाइट है हब की, हब दरअसल में एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से ब्लेड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड रहती हैं। या हम ऐसा मान सकते हैं कि हब, जैसे यहाँ पर एक ये एक चीज दिख रही होगी, ये हब कहलाता है बेटा जी। तो हब वो apparatus है जिसकी हेल्प से ये जो ब्लेड होती हैं ये बहुत अच्छे तरीके से अटैच रहती हैं, मतलब एक पार्ट है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। तो आप खुद देखिए 2029, मतलब 2019 में जो सरफेस है उससे हब की हाइट जो है वो 89 मीटर, इसको आप लगभग लगभग 100 भी मान सकते हो। 89 मतलब 90 मतलब 100 है। और यदि आप इतनी हाइट रखते हो, 89 मीटर की हाइट रखते थे, कब? आप 2019 में, तो जो आपकी जो ये ब्लेड होती थी, ये जब घूमती थी तो इससे जो डायमीटर बनता था बेटा जी वो 120 मीटर का डायमीटर बनता था। और 120 डायमीटर जो है वो काफी अर्थ के नजदीक बन रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता था, एयर प्रेशर भी लगता था, जिस वजह से फ्रिक्शन, जिस वजह से पवन चक्कियों को या इस तरह के प्रोजेक्ट में ज्यादा क्या करना पड़ती थी, एनर्जी जो है वो खर्चनी पड़ती थी। याद रहेगा ये चीज? लेकिन अब हमने 2035 में इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, हाइट इंक्रीज की है। मतलब करेंगे फ्यूचर में 2030 में जो भी विंड फार्म होंगी, स्पेशली कहाँ पर, लैंड रीजन में, तो उनकी जो हाइट है वो इंस्टॉल होगी। देखिए अब 100 प्लस होगी, अभी हम मान सकते हैं 100 बिलो है,
ठीक है। तो 130 अगर हब की हाइट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो रोटेशन डायमीटर है ना ब्लेड का, वो बढ़ जाता है 174, और रोटेशन डायमीटर बढ़ा इसका मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनेगी। ये आपको डाटा से मिल जाएगा। 2090 में 221 वॉट पर मीटर स्क्वायर इतनी पावर जनरेट हुई। ये पावर की याद रखिएगा यूनिट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंड पावर यूनिट क्या होती है, तो विंड पावर यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो 221 इतनी पावर जनरेट हुई कब? 2019 में। और 2035 में हम जो है पावर जनरेट करने की सोच रहे हैं 231। सिर्फ काम क्या करना है, हाइट बढ़ा देनी है। जैसे ही हाइट बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली डायमीटर हमको प्लस मिल जाएगा। यही काम हम कहाँ कर रहे हैं, ऑफशोर कर रहे हैं। मैराइन रीजन में अभी जो भी विंड फार्म इंस्टॉल किए जाते हैं उसको मैराइन वाटर की सरफेस से 103 मीटर की हाइट पर, तो जैसे ही सरफेस वाटर की सरफेस से 103 मीटर की हाइट पर है ना हब जो होता है इतना, इस वजह से हमको डायमीटर मिल जाता है 150 का। इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर मैराइन रीजन में मतलब ऑफशोर रीजन में 2090 में हमने ज़्यादा विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई है। सीधा जागता सबूत है 340 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और यही यदि हम देखें कब, 2035 में, तो आप देखेंगे कि वाटर की सरफेस से लगभग लगभग कितना एरिया बेटा जी, 151, मतलब 150 प्लस करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली जो है वो डायमीटर भी हमको मिल जाएगा ब्लेड ब्लेड का ज़्यादा 250, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनेगी। टू एमआरपी जाता 346 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये फैक्ट भी आप समझ लीजिए, इन पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अभी हालांकि मैंने आपको विंड के बारे में मतलब विंड फर्म के जितने सेगमेंट हैं उनके बारे में अभी कुछ नहीं बताया है, हालांकि ये बीच में दो वर्ड आ गए। तो हब दरअसल में एक ऐसा अटैचमेंट सेगमेंट होता है जिससे ब्लेड अटैच होती हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी ब्लेड है जो घूमती हैं, वो उनको होल्ड किसने कर रखा होता है, हब ने कर रखा होता है। तो बस हब को आप अटैचिंग सेगमेंट मानिए ब्लेड का, ठीक है। और ये थोड़ा सा डाटा आपको याद रखना है, 35 ऑन शोर ऑफ शोर, 1990 ऑन शोर ऑफ शोर, थोड़ा ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी कब आई थी, 2015 में आई थी। अब इसमें से सिर्फ एक फैक्ट हमको लेना है जो हमको एग्जाम ओरिएंटेड है, जो हमको पूछा जाएगा। मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बिल्कुल गलती नहीं होने दीजिएगा। और वो फैक्ट रहा ये है वो फैक्ट। ये फैक्ट आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। क्या है फैक्ट? सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है ऑफशोर विंड कैपेसिटी टारगेट 30 गीगावाट है 2030 तक, मतलब 2030 तक। याद रखिएगा 2030 तक हमको कितना अचीव करना है, विंड एनर्जी से 140 गीगावाट। तो 140 गीगावाट में से 30 गीगावाट जो है वो ओशियन के किनारे के विंड फर्म अचीव करके देंगे हमको। ये साफ साफ लिखा है विंड एनर्जी ऑफशोर टारगेट 30 गीगावाट बाय 2030। ये क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा ये चीज। और बाकी जो चीजें हैं वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, कितने बार इनका रिवाइजेशन कराऊं, है ना, क्योंकि हर बार आप इनसे बेहतर मेरे से कई बार मेरे साथ ये रिवाइज कर चुके हैं। बताइए नेट कार्बन जीरो इमिशन कब तक करना है हमको, मतलब कोयले को पूरी तरह से हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट में कर देंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ही प्रमोट होंगे, वो होंगे 2070 तक। अच्छा, फिर 57 सोलर पार्क एग्रीगेट्स कैपेसिटी हमारी इतनी है। ये सब अभी रहने दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इनको। सिर्फ आपको ये दो फैक्ट याद रखने हैं जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, ठीक है। तो अब कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना गीगावाट ऑफशोर विंड पोटेंशियल है जो हम भुनाएंगे 2030 तक, तो आपको याद रखना है 37। ये रहा 37, हालांकि मैंने वहाँ 37 लिखा है, और यहाँ पर कितना है बेटा जी, 30 है, तो इसको आप 30 ही कर लीजिए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब यहाँ पर एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ 30, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। ये फैक्ट जो है 30, 30 और यहाँ 30।
कौन प्रमोट कर रहा है? ऑफशोर वाले को भी, इसको भी वही मिनिस्ट्री प्रमोट कर रही है जो ऑनशोर वाले को कर रही है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, फोकसेस ऑन डेवलपिंग ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बन जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। चलिए, अब यहां से स्टोरी चलती है दूसरे सेगमेंट की तरफ। कैसे दूसरे सेगमेंट की तरफ? चलिए, मैं आपकी हेल्प करता हूं। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है विंड एनर्जी के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो विंड एनर्जी है, ये जब चलती है तो निश्चित रूप में किस तरह से हमारा विंड फर्म जो है वो काम करते हैं या फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ फंक्शनिंग ऑफ विंड फॉर्म, इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, बेसिक से मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपका काम आसान होगा। ये आप एक पवन चक्की या विंड फार्म की एक डिजाइनिंग देख रहे हैं। अब इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आप बेसिक देखिए, इधर से ये एयर आ रही है, और जैसे ये एयर आ रही है मतलब विंड आ रही है, और ये विंड जो है ये इन चीज़ों से टकराती है। इनको कहते हैं ब्लेड, या ये ब्लेड जो है ये रोटेट करती हैं, इसलिए इनको रोटर ब्लेड भी कहते हैं। तो रोटर ब्लेड जो हैं वो इनकमिंग एयर की हेल्प से रोटेट करती हैं, इसलिए इनको रोटेटिंग ब्लेड कहते हैं। जो रोटेटिंग ब्लेड होती हैं ये एक apparatus से कनेक्ट होती हैं जिसको हब कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाई थी, इसको हब कहते हैं। और इसी हब की हेल्प से ही हम जो विंड है मतलब पवन चक्की है उसको कितनी हाइट पे इंस्टॉल करेंगे ये चीज़ ध्यान रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये हब है, और इसी हब में अटैच रहते हैं ये दरअसल में ब्लेड। तो जैसे ही, अब आप देखिए, जैसे ही क्या हो रहा है बेटा जी, जैसे ही ये एयर है इनसे टकरा रही है, ये रोटेट करने लगती हैं। अरे हाँ या ना? जैसे ही ये रोटेट करने लगती हैं तो रोटेट करने का कारण होता है एयर की काइनेटिक एनर्जी। तो एयर जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो ये ब्लेड है वो अपने आप रोटेट करने लगती है। इतने में कोई तो दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। अच्छा, अब सुनिए मुद्दे की चीज। काइनेटिक एनर्जी जो है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ये जो ब्लेड हैं ये घूमने लगती हैं, तत्काल ये जो दो पोर्शन दिख रहे हैं, एक ये पोर्शन दिख रहा है, एक ये पोर्शन दिख रहा है, इनको कहते हैं हम शाफ्ट। पढ़ेंगे आराम से। और इन्हीं दो सॉफ्ट के बीच में एक होता है गियर बॉक्स। तो जो गियर बॉक्स होता है वो काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? रोटेशनल एनर्जी में। याद रहेगा ये चीज इस तरह से। और कई बार तो ये जो गियर है ये काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ साथ में मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। और फिर फाइनल में ये रहा जनरेटर। इसी जनरेटर से जब मैकेनिकल एनर्जी पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम की सहायता से जहां जरूरी है वहां पहुंचा दी जाती है। तो अब कोई अगर आपसे पूछे कि विंड एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना भी है आपको। ये पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या है, तो देख लीजिए, फुल फॉर्म है विंड एनर्जी कन्वर्सेशन प्रोसेस, WECP, ये है। अब इसमें क्या होता है, विंड एनर्जी जो है एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मूव करने की वजह से ये इतनी बड़ी ब्लेडें जो हैं ये अपने आप क्या करने लगती हैं, रोटेट करने लगती हैं। तो बताइए, एयर के पास में कौन सी एनर्जी होती है? तो एयर के पास में, ये जो मूविंग एयर है उसके पास में आप याद रखिएगा ये वाली एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है बेटा जी? काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इन शाफ्ट में पहुंचती है, तो शाफ्ट और गियर बॉक्स जो है, अभी सिर्फ एक वर्ड में सुन लीजिएगा, इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। याद रहेगा? तो ये जो वर्ड आता है आगे मैकेनिकल, याद रखिएगा, ये इन दो चीजों की वजह से है। ये दो शाफ्ट हैं और बीच में है गियर बॉक्स। अभी इनके फंक्शन हम पढ़ेंगे। और जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी जो है ये जनरेटर के अंदर एंटर होगी तो बन जाएगी बेटा जी कौन सी एनर्जी? आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये रही दूसरी एनर्जी जिसको आपको ध्यान रखना है। ये रही दूसरी एनर्जी। माफी चाहता हूँ, मैं इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ।
ये रही दूसरी एनर्जी जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होगी। तो बताइए, मैकेनिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब यहां पर तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? पहली है काइनेटिक एनर्जी, अच्छे से याद रखिएगा। जो काइनेटिक एनर्जी है, याद रखिएगा, ये किसके पास में होती है? एयर के पास में होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये किसके पास है बेटा जी? काइनेटिक एनर्जी है एयर के पास। और जैसे ही मूविंग एयर, मतलब काइनेटिक एनर्जी किससे टकराती हैं? रोटर ब्लेड से टकराती हैं। याद रहेगा? तो अब आप मुझे बताइए कि जो ब्लेड हैं वो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। पहली चीज जो आपको याद रखना है, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित रूप में आपको इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना है कि रोटर ब्लेड जो होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये रोटर ब्लेड है, ये रोटर ब्लेड है। जैसे ही एयर टकराता है इनसे, एयर का मतलब है मूविंग एयर, मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ध्यान रखिएगा, शाफ्ट और गियर बॉक्स, ये एक शाफ्ट है, ये दूसरा शाफ्ट है ना। देखिए, ये हाई स्पीड सॉफ्ट है, ये लो स्पीड सॉफ्ट है, और इन दोनों के बीच में होता है गियर बॉक्स। तो हम इन्हीं तीनों को मान लेते हैं अभी के टाइम पे कि शाफ्ट और गियर बॉक्स ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? रोटेशनल एनर्जी में। रोटेशनल एनर्जी भी दरअसल में एक प्रकार की कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल ही है, ऐसा मान सकते हैं। और फिर उसी मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी को जो जनरेटर होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सबसे पहली चीज आपको ये तीन चीजें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हमको शुरू से सिखाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी, जैसे कोई आपसे अगर पूछे कि विंड एनर्जी जो है या विंड पावर प्लांट्स क्या करते हैं, तो विंड पावर प्लांट्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सही है कि नहीं है? और ये विंड पावर प्लांट का फंक्शन है। लेकिन आप देखिए, असल मायने में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ऐसे होती है। याद रहेगा? एक बार फिर फाइनल में, सबसे पहले एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो जैसे ही ब्लेड से टकराती है, कौन सी एनर्जी बन गई? मैकेनिकल एनर्जी बन गई। मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही शाफ्ट और गियर बॉक्स में पहुंचेगी, रोटेशनल एनर्जी बन गई। हालांकि वो रोटेशनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ही है, ठीक है। और वही रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जैसे ही जनरेटर के अंदर या टरबाइन के अंदर एंटर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये चार चीजें या पांच चीजें आपको स्ट्रांगली जो है वो याद रखना है या प्रिपेयर रखना है। अब इसमें आगे पूछा जाता है कि जनरेटर जो है वो यूज किया जाता है। विंड टरबाइन जनरली वर्क ऑन द रोटेटिंग ब्लेड मूव मैग्नेटिक कॉइल्स इंड्यूसिंग, ये वही सब आपके लिए है कि जब भी जनरेटर जो मूव करता है और जो ब्लेड चलती हैं वो किसकी वजह से चलती हैं? तो फैराडेज लॉ की वजह से चलती हैं। अब ये फैराडेज लॉज क्या है? ये थोड़ा टेक्निकल वाला पोर्शन है, आप आराम से देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एक क्वेश्चन मुझे मिला था। हालांकि इस बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, आपके हवाले चूंकि आप टेक्निकल्स हैं तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन का मत कंफर्म हो गया। हाँ, यहां से क्वेश्चन पे क्वेश्चन भाई, इधर पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? चलो सबसे पहले आप ये देखो, विंड एनर्जी जो है इस काइनेटिक एनर्जी दैट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कैसे? देखिए, समझिए। सबसे पहले कि जो एयर आती है, जो एयर आती है ब्लेड से टकराती है, तो निश्चित रूप में कितना पावर होना चाहिए, ठीक है, उस एयर का, और जिसकी वजह से जो ब्लेड हैं वो बड़े आराम से क्या करने लगे? मूव करने लगे। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, एक इक्वेशन है। अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो ये इतनी बड़ी इक्वेशन है पावर की, इतनी बड़ी इक्वेशन है। और इसी को शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया है,
जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और स्पेशली जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीजिए मैं बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, जिन दो चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा आपको सिर्फ उसी को जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखना है। सबसे पहली चीज ये वर्ड हो गया, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज लीजिए, बस हमारा काम हो चुका है। तो पावर इन द विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, मतलब जो पावर होता है वो वेलोसिटी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस अगर ये चीज आपको कंफर्म हो गई तो इतने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। दरअसल में ये एक इक्वेशन है कि क्या पावर होता है विंड एनर्जी का और वो वेलोसिटी के किस तरह से रिलेशन में होती है। तो ये एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू 1/2। वो जो आप देख रहे हैं ये एक अजीब सी चीज, ये एक सिंबल है, इसको एयर डेंसिटी कहते हैं। एयर डेंसिटी कितनी होती है ये भी ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछी गई चीज है, तो थोड़ा सा आप इसको भी जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके बाद ए का मतलब होता है एरिया, ये है वो एरिया, और एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। और इस तरह से फाइनल ये फार्मूला जो है ये निकल के आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूले को हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा तो वो यही क्वेश्चन बनेगा कि जो विंड एनर्जी का पावर है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, वो वेलोसिटी जो मूविंग एयर के पास होती है उससे किस तरह से रिलेशन में होती है। तो वेलोसिटी का क्यूब, याद रहेगा, क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी। और बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, v की वैल्यू क्या होगी, है ना, cp cv क्या होगी, ये सब आप देख लीजिएगा, ये आपके काम की चीज़ें हैं। बस इसमें एक चीज़ मुझे ये बतानी है कि एक एप्रेटस होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसका नाम है डिजिटल एनीमोमीटर। तो डिजिटल एनीमोमीटर एक एप्रेटस होता है जिसकी सहायता से वेलोसिटी ऑफ विंड जो है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो हम पता लगाते हैं, मेजर करते हैं, किसकी सहायता से, एनीमोमीटर की सहायता से। और इसी एनीमोमीटर के ऊपर जो विंड का डायरेक्शन बताने वाली चीज होती है, जिसको ज्यादातर मूवीज में आपने देखा होगा, इसी को हम कहते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं, विंड वैन कहते हैं। तो विंड वैन दरअसल में एक ऐसा apparatus होता है जिसकी हेल्प से हमको पता चलता है कि जो एयर है उसका डायरेक्शन किस साइड है, या विंड कहाँ की तरफ बह रही है। तो याद रखिएगा ये विंड वैन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर की सहायता से वेलोसिटी ऑफ विंड जो है इसका पता लगाया जाता है। और वेलोसिटी ऑफ विंड जो है ये क्यूब और पावर इनके बीच में रिलेशन है। मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिखा है वो ये इक्वेशन से दिखा है, याद रहेगा। इसलिए थोड़ी सा बच्चों के जैसे पढ़ा रहा हूं, इसको बच्चों के जैसे ही आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं सेगमेंट में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिटवीन विंड पावर प्लांट्स, तो सबसे पहले आपको जो चीज याद रखनी है वही है वो चीज जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एक बार फिर से आप इस चीज को देख लीजिए कि सबसे पहले विंड के पास में कौन सी एनर्जी होती है, तो विंड के पास में होती है काइनेटिक एनर्जी, याद रहेगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही ब्लेड से टकराती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही एंटर करती है शाफ्ट के अंदर और गियर बॉक्स के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है रोटेशनल एनर्जी में। रोटेशनल एनर्जी जैसे ही जनरेटर के अंदर एंट्री लेती है या टरबाइन के अंदर एंट्री लेती है, बन जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कहने का हुआ बेटा जी कि जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाई थी, यही चीज आपको याद रखनी है। यही आपसे कभी भी अगर पूछी जाएगी तो ये रही वो चीज, ये चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाई, इसी को कहते हैं विंड एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। और इसी विंड एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में हमको पूरा पूरा विंड फार्म के हर एक सेगमेंट के बारे में मतलब स्ट्रांगली हमको इनको क्या करना पड़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। याद रहेगा ये चीज़, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन और मुझे जो मिला था उसको थोड़ा सा देख लीजिए।
बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन करता है कि एयर की जो वेलोसिटी होती है वो किस तरह से प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करती है और मैकेनिकल मोशन को जनरेट करने में हेल्प करती है। मतलब ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल सेगमेंट है भाई। टेक्निकल सेगमेंट का सीधा सा मतलब है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको एक जो है वो क्या ट्यूब सी दिख रही है। ट्यूब में यहाँ से मास ऑफ एयर को एंटर कराया जा रहा है, तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स आप देखिए यहाँ पर आपको बराबर दिख रहे होंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा श्रिंक कर दी गई है ना। तो जैसे ही श्रिंक कर दिया जाएगा तो यहाँ एयर के मॉलिक्यूल जो है वो पास पास आ जाएंगे, लेकिन वेलोसिटी वही रहेगी। और जैसे ही फिर उनको नॉर्मल पाथ मिलेगा, जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही लास्ट में अगर उनको नॉर्मल पाथ मिल गया तो फिर से उनकी वेलोसिटी वही हो जाएगी। मतलब जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी, वही वेलोसिटी आउटपुट मोड में भी होगी। बीच में कुछ समय के लिए थोड़ी सी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा क्या हो गया था, रीजन जो है वो नैरो हो गया था। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। इसी बर्नौली प्रिंसिपल के बेसिस पर मूविंग एयर जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा सा मतलब होता है हाफ mv²। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। तो ये देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। ये बात आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन है। अगर कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा कि विंड फार्म या विंड पावर प्लांट जो है वो किस रूल पर एक्सप्लेन करते हैं या किस प्रिंसिपल पर वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो याद रखिएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलते हैं। हालांकि ये थोड़ा टेक्निकल में आप पढ़ेंगे और डिटेल से आराम से पढ़ लीजिएगा। मुझे जो बताना था कि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बर्नौलीज प्रिंसिपल से निकलता है, इसी वजह से विंड फर्म में बर्नौली प्रिंसिपल वर्ड यूज होता है। याद रहेगा। चलिए, थोड़ा मेरी आवाज आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि सर्दी है थोड़ा सा, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां से हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। अब यहां से जो है मैं आराम से आपको पढ़ाऊंगा मेन कंपोनेंट ऑफ विंड एनर्जी सिस्टम। तो विंड एनर्जी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले टरबाइन ब्लेड होती हैं। जो टरबाइन ब्लेड होती हैं, जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे होंगे, ये एक चीज से कनेक्ट होती हैं, जिस चीज को हम कहते हैं हब। देखिए ये इतना बड़ा हब होता है और इसी हब में ये एक जो ब्लेड है, दूसरी ब्लेड है, तीसरी उस साइड है। जनरली 2 और 3 ब्लेड ही होती हैं, लेकिन कई में मल्टी डायमेंशनल ब्लेड भी हो सकती हैं। तो ये इतना बड़ा जो सेगमेंट जो सबसे आगे लगा होता है विंड फार्म के, इसी को हम हब कहते हैं। इसके जस्ट बाद में ये ब्लेड के टाइप्स जो हैं वो बताए गए हैं। फिर शाफ्ट है, लो स्पीड शाफ्ट होता है एक। फिर उसके जस्ट बाद में लो स्पीड शाफ्ट के बाद में एक होता है गियर बॉक्स। उसके बाद आता है हाई स्पीड सॉफ्ट, है ना। मतलब कुल मिला के अब इस चीज को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि किस तरह से विंड एनर्जी सिस्टम के जो सेगमेंट हैं वो किस किस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।